सो हेलो बच्चा पार्टी, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें हमने अब तक 2 लेक्चर देखे हैं। दोनों लेक्चर्स में हमने थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन के साथ में कुछ चीज़ों पे बात की। जैसे इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि नेशनलिज्म क्या होता है, ये यूरोप में कैसे आया, यूरोप में नेशनलिज्म से पहले कौन सी सिचुएशन थी, किस टाइप की गवर्नमेंट रहती थी। और लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात की थी नेपोलियन के आने से लेकर उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, साथ ही नेपोलिक कोड के बारे में, सिविल कोड के बारे में भी हमने बात की। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा कि नेपोलिक जो कोड था या सिविल जो कोड था उसके अंदर कुछ कमियां थी, जिससे लोग हमेशा कहीं ना कहीं नेपोलियन को एक लिमिट के बाद में जाकर के नफरत करने लग गए थे। अच्छा, उसमें ऐसा क्या था? तो देखो, 2-3 चीज़ें हैं। जैसे उसने सेंसरशिप को लेकर आ गया था। सेंसरशिप का मतलब है कि कोई भी उसके अगेंस्ट में नहीं लिख सकता था। ठीक है, एक तो ये चीज़ सबसे बड़ी कमी थी उसकी कि अब वो है ना ये चाह रहा था कि किसी भी तरीके से जो पूरा यूरोप उसने कैप्चर किया है अब उसके पास से वो ना जाए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये चाह रहा था वो कि मिलिट्री उसकी बढ़े, तो ज़बरदस्ती वो लोगों के पास जाता, चलो भाई मेरे साथ मिलिट्री में, तो ज़बरदस्ती वो लोगों को एक तरीके से अपॉइंट कर रहा था, रिक्रूट कर रहा था, किसके लिए? मिलिट्री में एडमिट होने के लिए। तो ये कुछ कमियां थी जिसके कारण से जो सिविल कोड है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहा। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा बेटा मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कि अब यूरोप के अंदर नेपोलियन आ गया, सब कुछ चीज़ें हो गई, फ्रांस के अंदर कैप्चर हो गया सब कुछ। अभी तक हमने फ्रांस की बात की थी ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद अ न्यू टॉपिक दैट इज मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में अब क्या होने वाली चीज़ें, किस तरह से नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स अब स्टार्ट होते हैं, रेज होते हैं एक तरीके से। उसके पहले हमें यह समझना जरूरी है कि यूरोप के अंदर सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने आपको बता रखा है, जर्मनी का आपको फ्लैग दिख रहा होगा, इटली का दिख रहा होगा और स्विट्जरलैंड का दिख रहा होगा। ऑफ कोर्स दीज ऑल कंट्रीज आर द मेजर पार्ट ऑफ द यूरोप। सो व्हाट वी नो एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, जो आज हम देख रहे हैं जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड को, डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम 1750 टू 1850s। 1750 से 1780 के बीच में ये ऐसी कोई कंट्री, इस तरह का कोई भी सिस्टम वहां पर नहीं था। एंड वर रीजनल डायनेस्टिक किंगडम्स, और वहां पर रीजनल डायनेस्टिक किंगडम्स था। सिंपल फॉर्म में समझाता हूं, इसको क्लियर करता हूं। जैसे जर्मनी हो, इटली है और स्विट्जरलैंड है। इसमें क्या था, 1750 या मैं कहूं रेवोल्यूशन शुरू होने से पहले, इस तरह के आइडियाज आने से पहले यहां पर कुछ ऐसा डिवीजन था कि जर्मनी बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है, इटली के ऊपर बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टिक रूलर रूल कर रहे हैं, और ऐसा ही स्विट्जरलैंड के अंदर भी। ओवरऑल ये जो टेरिटरीज हैं वो छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, है ना। और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था इन सब लोगों को एक साथ लेकर आना और उसमें नेशनल सेंटिमेंट्स को एक तरीके से राइज करना बड़ा मुश्किल था। तो जैसे मैंने आपको बताया, जर्मनी हो चाहे इटली हो चाहे स्विट्जरलैंड हो, यहाँ पर ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और एज अ नेशन स्टेट तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते थे, जहाँ पे सब लोगों की कॉमन एक तरीके से आइडियोलॉजी होती है, कॉमन सेंटिमेंट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कॉमन बिलोंगिंगनेस होती है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था। तो क्या था, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड थे। यहां पे डचेस एंड कैंटॉन्स क्या करते थे, इन टेरिटरीज पर रूल किया करते थे। इनकी जो टेरिटरीज थी इन पे रूल करते थे। डचेस कौन है, कैंटॉन्स कौन है? तो कैंटॉन्स बेटा वो सब डिवीजन है उन टेरिटरीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से तोड़ी जाती है। कोई जैसे एक मैंने कहा कि ये कोई टेरिटरी है, इसको हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, दीज आर द 6 ब्लॉक्स। तो ये जो ब्लॉक्स होंगे ना, इनके अंदर जो रूलर्स होंगे, पहली चीज तो कैंटोन समझ लो कि ये क्या होता है, सब डिवीजन होता है किसी टेरिटरी का, जिसको इसलिए डिवाइड किया जाता है कि जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी से किया जा सके। तो इन कैंटोन्स में जो रूलर हैं, या तो वो रूल कर रहे हैं या फिर डचेस, कौन? दीज आर द टेरिटरीज रूल्ड बाय द ड्यूक और डचेस। डचेस के थ्रू या ड्यूक्स के थ्रू रूल करने वाले जो टेरिटरीज हैं इन्हें डचेस कहा गया है। तो दोबारा समझें आप कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड बहुत सारे किंगडम्स में डिवाइडेड था, और इनके ऊपर या तो डचेस रूल करते थे या फिर कैंटॉन्स। कैंटॉन्स बोले तो एक ऐसा प्लेस जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा किया जा सके, इसको बेहतर बनाया जा सके, सो दैट दे हैव अपॉइंटेड सम पीपल टू कंट्रोल दैट और रूल ओवर दैट। ओके, ये होपफुली समझ में आ गया होगा। देखिए भाई आगे और क्या हुआ, यहां पर आगे इसने कहा कि दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज द शेयरिंग एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी।
इनको यहाँ पर रहने वाले लोगों को कभी लगता ही नहीं था कि हमारी खुद की कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी है, कोई कॉमन आइडियोलॉजी है, कोई कॉमन हमारे सेंटिमेंट्स हैं। नो, कभी नहीं लगता था। साथ ही इनका ना ही कोई कॉमन कल्चर था। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जर्मनी के इतने सारे टुकड़े क्यों हुए? इसीलिए हुए क्योंकि जर्मनी के अंदर रहने वाले लोगों का कोई कॉमन बिलीव ही नहीं है, कोई कॉमन सेंटिमेंट ही नहीं है। अदरवाइज एक टेरिटरी है, उसके इतने सारे टुकड़े हो गए हैं। और ये भी एक तरीके का अपॉर्चुनिटी है उन किंगडम्स के लिए जो वहां पर रूल कर रहे हैं कि लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, तो चलो ठीक है रूल कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि ना तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी कोई कॉमन आइडियोलॉजी होती है, कोई कॉमन सेंटिमेंट होता है, ना ही कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, ना ही कोई कॉमन कल्चर होता है। They even spoke different languages and belong to different ethnic groups। ठीक है, या यहां पर एक और प्रॉब्लम है कि ये लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, और भाषा बोलने के कारण क्या है, इनका कहीं ना कहीं रिलेशन नहीं बनता था। अब जैसे मैं तुमसे कोई देहाती भाषा में बात करूं और आप हैं किसी अच्छी मॉडर्न सोसाइटी के मेंबर, तो आपको लगेगा यार क्या बात करनी, इससे चलो नहीं करते हैं। तो इनको ऐसा लगता था कि जो इनकी लैंग्वेज जो ये बोलते हैं बेसिकली, उनसे अलग कोई लैंग्वेज अगर बोल रहा था तो उसके साथ में कहीं ना कभी भी ये कनेक्ट नहीं होते थे। तो दिस वाज द रीजन कि कहीं ना कहीं ये लोग आपस में कलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। जबकि इनका जो एक तरीके से जो नेटिव है, जो प्लेस, जो इनका ओरिजिन प्लेस है, वो कहीं ना कहीं कॉमन है, बट ये आपस में इतने डिवाइडेड हैं कि ये कॉमन कभी नहीं हो पा रहे हैं, इनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी कभी नहीं बन पा रही है। इनकी लैंग्वेज अलग अलग बोल रहे हैं और ये अलग अलग एथनिक एक तरीके से ग्रुप से बिलोंग भी करते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, जर्मनी है, जर्मनी बहुत सारी टेरिटरीज में डिवाइडेड है, ठीक है, और एक कलेक्टिव जर्मनी हमें नहीं दिख रहा था उस टाइम तक। अब इसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी यहाँ रह रही है, और उस पर कोई दूसरा रूलर रूल कर रहा है, दूसरा राजा रूल कर रहा है, जिसके अंडर में हर टाइप की कम्युनिटी है। ठीक है, आप एक बार सोच के देखो कितना सरप्राइजिंग सा है कि एक राजा के अंडर में एक ऐसी टेरिटरी है जो बहुत डाइवर्स है, जिसके अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, किसी का कोई कॉमन सेंटिमेंट नहीं है, और ना ही किसी के साथ में कोई फीलिंग अटैच्ड है किसी की। सो कंडीशन क्या होगी, यहां पर जो भी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं और उनके ऊपर जो रूल करने वाले हैं, वो एक तरीके से सिर्फ अपॉर्चुनिटी गेन करे हुए हैं, उनको केवल बेनिफिट मिल रहा है। एक तरीके से वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनका पावर हमेशा ऐसे ही एग्जिस्ट रहे। कोई किसी के बीच में नेशनल सेंटिमेंट आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी पावर छिन सकती है, और नेशनलिज्म वाला फीलिंग तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फिर हमारी जगह छोड़नी पड़ेगी। ये मोनार्कियल फॉर्म हटा करके ये लोग तो या तो रिपब्लिकल बना देंगे या फिर डेमोक्रेटिक बना देंगे। सो यहां पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। एक बार देखते हैं क्या क्या था। देखो, हैब्सबर्ग एम्पायर और यहां के जो रूलर हैं वो रूल करते थे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहां पड़ता है आज? तो जब अगर वर्ल्ड मैप में आप देखते हो तो ऑस्ट्रिया जो आप देखोगे तो वो बहुत छोटा सा दिखेगा एरिया आपको, ठीक है, फ्रांस जर्मनी के पास में, जर्मनी के नीचे अगर दिखते हैं तो ऑस्ट्रिया पड़ेगा। और वहां पर कौन था? हैब्सबर्ग एम्पायर और उनके रूलर। तो इन्होंने किस पे रूल किया है तुम समझो? ऑस्ट्रिया पर और हंगरी पर। वॉज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड द पीपल। इन लोगों ने ऑस्ट्रिया पे भी कब्जा कर रखा है और हंगरी पर भी कब्जा कर रखा है, एंड दे हैव क्रिएटेड सो मेनी डिफरेंट रीजन्स। बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बना दी, बहुत सारे अलग अलग टेरिटरीज और जगह बना दी, एंड वहां पर रहने वाले लोगों के बीच में भी बहुत डाइवर्स कल्चर इन्होंने स्प्रेड कर दिया। हैब्सबर्ग एम्पायर जो रूल कर रहा है ऑस्ट्रिया और हंगरी पर, और इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन है उन पर, जहां पे कहीं भी इनका कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं है, कॉमन सेंटिमेंट नहीं है लोगों के साथ में। अगर मैं राजा हूं तो मेरा कहीं ना कहीं सेंटिमेंट मैच करेगा मेरी जो जनता है उनसे, लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं था। एक इतना बड़ा टेरिटरी है, उसके ऊपर इन्होंने एक तरीके से अलग अलग रूलर्स अपॉइंट कर रखे हैं, वो रूलर्स अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहली चीज, फिर नेक्स्ट देखो क्या आता है। सो ऐसे ही बहुत सारे रीजन्स में से एक रीजन था बेटा एल्पाइन रीजन, जहां टायरोल्स, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड, इसके अलावा बोहेमिया, ये वो सारे एरियाज थे जहां पे हैब्सबर्ग एम्पायर के रूलर का कंट्रोल है। लेकिन यहां समझे आप, यहां पे जो एरिस्टोक्रेसी है, जो राजा है एक तरीके से, जो उसके ऊपर रूलर बन के बैठा हुआ है इन एरियाज में, यहां पर वो व्यक्ति कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है कंट्रोल करने के लिए? जर्मन। बात समझे आप, ये क्या चीजें हैं? एथेनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, लोग अलग अलग हैं, रीजन्स अलग अलग हैं, बंटवारा हो रखा है टेरिटरीज का। इवन वहां के लोग, वहां के रूलर्स आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं,
ठीक है। हैब्सबर्ग एम्पायर की छत के अंडर में, मतलब आप ये कह सकते हो उसके साम्राज्य के अंदर कुछ रूलर जो एरिस्टोक्रेट्स क्लास है या जो रिच क्लास है या जो वहां पर अपॉइंटेड पर्सन है रूल मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने के लिए, वो लोग अपने इस मेंटेनेंस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? जर्मन लैंग्वेज का। कहां कहां? टायरोल्स में, ऑस्ट्रिया में, सुडेटेनलैंड में और बोहेमिया में। बात समझना आप, टेरिटरी कितनी डिवाइडेड है, हम यहां डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कितनी डिवाइडेड है। इतना ही नहीं, और सुनो, ऐसी एक और जगह है लोम्बार्डी और वेनेशिया। यहां पर क्या है? यहां ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। बात समझे, लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, यहां पर कौन सी कम्युनिटी है? इटालियन कम्युनिटी है, या इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, वो भी इन्हीं के अंडर में आ रहे हैं। आप सोचो, बिल्कुल भी इनके साथ में कलेक्टिव आइडेंटिटी किसी की है ही नहीं, बट दे आर कंट्रोलिंग ऑल सच टेरिटरीज इन अ वन रूफ। और देखो और क्या है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हंगरी, हंगरी किसके अंडर में? हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में। वहां का देखो सीन, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन हंगरी स्पीक और स्पोक मोग्यार, जबकि हाफ ऑफ द स्पीक द वैरायटी ऑफ डिलेक्ट्स। हंगरी के अंदर जो लोग हैं रहने वाले, आधे तो मोग्यार्स बोलते हैं और आधे बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस को। फिर भी वो एक ही राजा के अंडर में है। इनकी आइडेंटिटी सबकी अलग है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ये बिलोंग नहीं करते हैं, बट फिर भी क्योंकि राजा एक है तो इनको इनके अंडर में रहना पड़ेगा। सिचुएशन भैया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। देखिए, इसके अलावा गैलेशिया एक जगह है, गैलेशिया के अंदर जो एरिस्टोक्रेट हैं, एरिस्टोक्रेट पीपल जो हैं, वो बेसिकली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? पॉलिश लैंग्वेज। ठीक है, तो समझे आप, गैलेशिया के अंदर पॉलिश बोल रहे हैं, हंगरी के अंदर मोग्यार बोल रहे हैं, 50% से ज्यादा जो दूसरे लोग हैं वो दूसरी अलग अलग भाषाओं का यूज कर रहे हैं। लोम्बार्डी और वेनेशिया जो जगह है वहां पे इटालियन लैंग्वेज को बोला जाता था। टायरोल्स है, ऑस्ट्रिया है, सुडेटेनलैंड है, बोहेमिया है, यहां पर सारी कौन सी भाषा यूज की जाती है? मैक्सिमम जर्मन। इतना डाइवर्स कल्चर, इतनी सारी डाइवर्सिटीज, उसके बावजूद भी इनका जो राजा है वो कैसा है? इनका जो राजा है वो डाइवर्स है, हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में आ रहा है और ये अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहां पर इन एग्जाम्पल से आपको ये समझाना चाह रहा था कि इतनी डाइवर्स कल्चर के बाद कैसे इनके अंदर नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स एक तरीके से राइज हुए। अच्छा, इसमें देखो एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ पीजेंट्स ऑल्सो लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ हैब्सबर्ग एम्पायर। कि हैब्सबर्ग एम्पायर में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग ही नहीं थे, इसके अंदर अलग अलग ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी लोग थे, जिसमें स्पेशली अगर मैं पीजेंट्स की बात करूं तो यहां पर पीजेंट्स की भी अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग टाइप के पीजेंट्स हैं। वो कहां रह रहे हैं? वो रह रहे हैं बेटा हैब्सबर्ग एम्पायर के अलग अलग रीजन में। ठीक है, एक जगह है ट्रांसिल्वेनिया, ट्रांसिल्वेनिया के अंदर एक, मतलब वो टेरिटरी है बेसिकली, इस टेरिटरी में डिफरेंट टाइप ऑफ पीजेंट्स रहते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी जो है पीजेंट्स की वो रहती है। जैसे बोहेमियन पीजेंट्स हैं और स्लोवेक पीजेंट्स हैं, वो ट्रांसिल्वेनिया के तो नॉर्थ में रहते हैं। कायरोट्स हैं, ये कहां रहते हैं? साउथ में रहते हैं। और रोमेन्स हैं, ये कहां रहते हैं? ईस्ट में। ठीक है, आप इस बात को समझें, यहां पर ये जो सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि यहां पर जो कल्चर था वो कितना डाइवर्स था, बट उसके अलावा ये सारा एक वन रूफ के अंदर काम कर रहा है। सोचो, इतनी ज्यादा डाइवर्स कंडीशंस, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये लोग नहीं समझ पा रहे थे कि हाउ वी कैन कम आउट फ्रॉम दिस पैथेटिक सिचुएशन, इस परिस्थिति से हम बाहर कैसे आ सकते हैं। सो सच सिचुएशन वॉज हैपेंड, एंड यहां पर धीरे धीरे इनको महसूस होने लगा कि यार कंडीशंस तो बुरी है, हमें कहीं ना कहीं इन सबको बदलना पड़ेगा। तो देखिए आगे का टॉपिक क्या है, होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। सो व्हाट हैपेंड, क्या होता है कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट यहां पे ग्रो होते हैं, बट उसके पहले सुनो कि ये जो डिफिकल्टीज, ये जो डिफरेंसेस एंड ये जो इनइक्वालिटीज थी, डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। बड़ा पंगा है कि इनको कैसे लेकर आया जाए, इनके बीच में एक कॉमन यूनिटी के बारे में कैसे सोचा जाए, इनके अंदर कैसे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को इन्वॉल्व किया जाए। इनको लगेगा ही नहीं कि हमारा देश है कुछ, उसको तो लगेगा ही नहीं कुछ, वो केवल राजा को जानते हैं। इनको लगेगा ही नहीं कि हमारी जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं उसको कहीं या तो प्रमोशन मिल रहा है या डिमोशन मिल रहा है, हमारे लैंग्वेज को कहीं फोकस किया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, इनको मतलब ही नहीं था। क्यों? इतना डाइवर्स सेक्शन है तो किस किस को ध्यान दिया जाएगा। देखो आगे, द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज द कॉमन लॉयल्टी टू द एम्पीरियर। राजा इनका एक है, बस केवल एक इनका कॉमन फैक्टर इनके बीच में कि इनका राजा एक है,
हैब्सबर्ग एम्पायर का। अब हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में इतनी डाइवर्सिटीज हैं, राजा आपको लगता है कि सारे लोगों को उतना ही रेस्पेक्ट देता होगा, उतना ही उनके सेंटिमेंट्स को दिमाग में रखता होगा, या उनके लिए थोड़ा सेंसिटिव होगा? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका भी तो खुद का कुछ कॉमन रिलीजन होगा, उसकी खुद की भी तो कोई कॉमन लैंग्वेज होगी। मैंने आपको बताया अभी, कुछ एरिस्टोक्रेट्स तो जर्मन बोल रहे हैं, कुछ इटालियन बोल रहे हैं और कुछ पॉलिश बोल रहे हैं। कैसे ये लोग इनके लिए एक तरीके से सेंटिमेंट रखेंगे अपने पास, और कैसे ये ज़्यादा इनके लिए सीरियस होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। सो आगे देखो क्या हुआ। केवल एक इनके बीच में कॉमननेस का एक टाइप था, दैट वाज लॉयल्टी टूवर्ड्स द एम्पीरियर। ओके, सिर्फ ये चीज़। अच्छा भाई, और क्या हुआ देखिए। यहां से जब मैंने तुम्हें कहा ये जो एरिस्टोक्रेसी है, इतना जो डिफरेंस है, ये जो एरिस्टोक्रेसी है, इसके साथ में अब उस क्लास का क्या होता है जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। क्लास बोले तो ग्रुप का। ये वो मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास कौन था बेटा जी? मिडिल क्लास वो था जो पढ़ा लिखा था, जिसके कुछ बिजनेसेस थे, जो ओवरसीज ट्रेड में इन्वॉल्व थे, और उन्होंने कुछ वेल्थ कलेक्ट कर रही थी, क्रिएट कर ली थी। ये लोग थोड़े सेंसिबल थे, लोगों को समझाते थे, वो जानते थे कि एक नेशन होना कितना इंपॉर्टेंट टास्क है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जानते थे इस बात को। ठीक है, तो बात समझो आप कि एरिस्टोक्रेसी के साथ में इस न्यू मिडिल क्लास का रिलेशन क्या रहा। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास की। दिस इज आवर न्यू टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं। सो देखते हैं इसके आगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ प्रॉब्लम आ नहीं रही है। ये एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी में जैसे मैंने आपको कहा जो राजा होता है वो एक तरीके से रिच सेक्शन में होता है ना। हमने जब क्लास 9th में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमें पता था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट था। फर्स्ट ई स्टेट में कौन आता था? क्लार्जीज आते थे, नोबल्स आते थे। सेकंड वाले में एरिस्टोक्रेट्स आते थे, रॉयल फैमिलीज आती थी। तो एरिस्टोक्रेट मतलब तो मेरे हिसाब से आप जान गए होंगे, ऐसा सेक्शन जो कि थोड़ा सा अमीर होता है, जिनके पास में नोबल्स जिसको अपन कह सकते हैं, या ऐसी अथॉरिटीज जो किसी टेरिटरी को मैनेज करे। ठीक है, तो वो एरिस्टोक्रेसीज है। लेट्स हैव अ लुक अबाउट दीज थिंग्स। सो सोशली एंड पॉलिटिकली ये ऐसा ग्रुप होता है जो डोमिनेंट क्लास है सोसाइटी में। ठीक है, सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकली एंड सोशली ये जो लोग हैं ये डोमिनेंट क्लास है। द मेंबर ऑफ दिस क्लास एक तरीके से यूनाइटेड होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, बहुत रीजनल डिविजन्स हैं। एक रह रहा है फ्रांस में और एक रह रहा है जर्मनी के अंदर, उसके बावजूद भी ये क्या होंगे, एक तरीके से ये कॉमनली इनके बीच में रिलेशंस बने हुए रहेंगे। वाई दिस सो? ऐसा क्यों? बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, इनके पास में बड़ी बड़ी स्टेट्स होती हैं, जगह होती हैं, जमीनें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, गांव देहात में। साथ ही टाउन्स के अंदर भी बड़े बड़े हाउसेज होते हैं इनके पास। एक जो अच्छी चीज है सबसे यहां पर कि ये जो क्लास है ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन किए हुए थी, तो ये लोग बेटा जी फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे अपने डिप्लोमेसी के लिए। जब आपस में कोई बिजनेस की बातें करते थे या फिर ये अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की बातें करते थे, तो हमेशा दे यूज बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन के लिए फ्रेंच लैंग्वेज। साथ ही साथ जो इस तरह की क्लास की सोसाइटी है या इस तरह का जो क्लास है, ये जो हाई सोसाइटी है, इनकी फैमिलीज में रिलेशंस बनते थे थ्रू द मैरिज अलाइंसेस, मैरिज के थ्रू। जैसे इमेजिन कीजिए फ्रांस का कोई राजा है, वो ऑस्ट्रिया की जो रानी है या प्रिंसेस हैं उनके साथ में उसकी शादी हो जाएगी, तो इस तरह से क्या करेंगे, ये अपने रिलेशन उनके साथ में बना लेंगे। ठीक है, तो इनका एरिस्टोक्रेसी का ये एक हम कह सकते हैं एक तरीके का सिस्टम था। इस सिस्टम को फॉलो करते थे कि भैया लैंग्वेज जो बोलनी है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी है, और मैरिज अलाइंसेस के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते थे। हालांकि ये लोग ज़्यादा नहीं थे, अभी देखेंगे हम, क्वांटिटी वाइज ये ज़्यादा नहीं है, क्वांटिटी इन द सेंस नंबर ऑफ पीपल दे वर नॉट मच। This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of this peasantry. कि चाहे कोई सी भी सोसाइटी के हो, कहीं भी किसी भी टेरिटरी में वो रह रहे हो, लेकिन ये जो लोग थे बेटा जी, ये लोग नंबर ऑफ पीपल इनके कम थे, जबकि मेजॉरिटी तो पीजेंट्री की थी। जो किसान है या जो वर्कर है या जो एक तरीके से कॉमन पीपल है, उसका नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा था सोसाइटी में, और ये लोग नंबर के अंदर अगर हम देखें तो कम थे। जो ग्रुप था इनका वो ज़्यादा लोगों का नहीं था, छोटे थे, लेकिन पावरफुल यही थे। आगे देखो,
अगर हम सेंट्रल यूरोप के कुछ पार्ट्स की बात करें और वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो यहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, जिसके कारण से the growth of the towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. दोबारा सुने, इसने कहा नेक्स्ट पॉइंट में कि जो वेस्टर्न और कुछ पार्ट ईस्टर्न यूरोप का यहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा, जिसके कारण से टाउन्स के अंदर बढ़ोतरी हुई, टाउन्स में कन्वर्ट होने लगी ये जगह, साथ ही साथ कॉमर्शियल क्लासेस भी यहां पे इमर्ज होने लगी। फैक्ट्री लगती है कहीं पर, अब उस फैक्ट्री को कहां लगाया जाता है? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 10th में डेवलपमेंट जब अपन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। जब फैक्ट्री सेटअप की जाती है तो सारी चीजें देखी जाती है, रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, फिनिश गुड कहां पे बेचेंगे हम, क्या हमें यहां पे मजदूर मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में वेस्टर्न पार्ट में और कुछ सेंट्रल पार्ट की जगह पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, जिससे कि डिमांड बढ़ने लगी चीजों की, लोग आने लगे और वो जगह डेवलप होने लगी, तो वो टाउन्स में कन्वर्ट होने लगी। तो और यहां पर कॉमर्शियल क्लासेस जो थी वो भी इमर्ज होने लगी, जिसके कारण से हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। और इन सब का जो सिचुएशन है वो मार्केट स्ट्रैटेजी, मार्केट के ऊपर बेस्ड हो गया। ये क्या कहना चाह रहा है, ये सिंपल फॉर्म में समझो, ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर अब जो ये नया मिडिल क्लास था जो इमर्ज हो रहा है, वो इमर्ज इस तरीके से हो रहा था कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, तो जो बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, द पीपल अब वो अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं। जगह है जो जहाँ पर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, फैक्ट्रीज लगाई है, वो सारी जगह डेवलप हो रही है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज वहाँ जॉब मिल रही है उनको, वो एरिया ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा रीजन डेवलप हो रहा है। और इसके कारण से ये जो कॉमर्शियल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, ये भी इमर्ज हो रही है, ये भी बढ़ रही है। और ये सारा सब कुछ जो मैटर चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ऊपर जो प्रोडक्शन या मार्केट का जो प्रोडक्शन है, मार्केट में जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है। ओके, तो ये सारा हमने देखा है, होपफुली ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी छोटा सा एक क्विक रिवीजन भी ले लेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब हो गया 1700 से लेकर 1799 तक। अब इसने बोला सेकेंड हाफ, तो फर्स्ट हाफ तो होगा 1700 से लेकर 1750 और सेकेंड हाफ होगा बेटा 1750 से लेकर 1799। ओके, तो इंग्लैंड में तो हो गया था ऐसा, लेकिन फ्रांस और जर्मन जो कुछ स्टेट्स थी वहां पर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी में पहुंचता है, बहुत लेट पहुंचता है। अच्छा, ये क्यों बोला मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया है, जिससे कि आप सिचुएशन पता लगा सकें कि मिडिल क्लास का सिचुएशन कैसे था, वहां पर जो इंडस्ट्रियल क्लास थी वो कैसे इमर्ज हुई। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जिसके कारण से नए जो सोशल ग्रुप्स थे वो आने लगे, वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, मिडिल क्लास जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बिजनेस क्लास जो है, प्रोफेशनल जो हैं, उनके अंदर भी ग्रोथ यहाँ हमें देखने को मिली। ठीक है, जब नया इंडस्ट्रियलाइजेशन या फ्रांस की बात करें चाहे जर्मनी की बात करें, जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो कर रहा था तो यहाँ पर भी अलग अलग क्लासेस का एक तरीके से इमरजेंस हुआ। सम सोशल ग्रुप्स इमर्ज्ड, जिसके अंदर वर्किंग पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट भी आएंगे, बिजनेसमैन भी आएंगे, प्रोफेशनल्स भी आएंगे। ओके, सो ये सारी चीजें होंगी। लेट्स हैव अ लुक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज it was common the educated liberal middle class that idea of national unity followed the abolishing the aristocrats privileges gained popularity। अब भाई ये लोग क्या होंगे, थोड़ा कमा रहे हैं अच्छा, तो इसमें क्या होगा, अब इनको लगेगा नहीं एजुकेशन मिलनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, तो सच ऑल थिंग्स इन्होंने कहीं ना कहीं एक नया थॉट, एक नया आइडियोलॉजी इनके दिमाग में डाल दिया। क्या कि भैया क्यों बचपन से पैदा होते ही आपको प्रिविलेजेस दे दिए जाएंगे, क्यों आप इस बात को देखोगे कि आप कौन सी क्लास में जन्मे हो, उस अगर आप क्लार्जीज वाले क्लास में, फर्स्ट ई स्टेट वाले में या एरिस्टोक्रेट वाली क्लास में, तो आपको प्रिविलेज क्यों दें हमने क्या गलती करी है। तो इस तरह का थॉट कि जो ये प्रिविलेजेस इनको दिए जाते हैं उसको अब खत्म कर देना चाहिए, जो इनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते हैं वो खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह के जो थॉट थे इनके दिमाग में आने लगे। जब एजुकेशन बढ़ेगी, जब आप में समझदारी बढ़ती है, जब आप पढ़ना लिखना जान जाते हैं, जब आपको सही गलत का एक तरीके से फर्क महसूस हो जाता है,
तब आपके थॉट्स रिफाइन होते जाते हैं। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ। जब पैसा आया, पैसा आने के बाद अपना ऑब्वियसली जब पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा ब्रॉडर मैनर में सोच सकेंगे, तो ब्रॉडर सोच रहे थे। तो उसी दौरान इनकी क्या हुआ, ये थॉट बहुत ही पॉपुलर होने लग गए कि जो प्रिविलेजेस इनको दिए हुए हैं ना, वो प्रिविलेजेस खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर देखा। और जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी मतलब वो जिनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे उनके अगेंस्ट में ये जो मिडिल क्लास थी, अब ये थॉट लेकर आ गई थी कि तुम्हें एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए बाय बर्थ। ठीक है, तो ये एक तरीके से टॉपिक था हमारा एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन लेंगे, आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसको, और फिर हम पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, देखो भाई, हमने बात की कि चाहे जर्मनी को देखें, चाहे इटली को देखें, चाहे स्विट्जरलैंड को देखें, यहाँ पर ये बहुत डाइवर्स ग्रुप था। ये लोग बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थे। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेरिटरीज थी जिन पे अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे थे, एरिस्टोक्रेट्स रूल कर रहे थे। यहाँ पर चाहे हम जर्मनी की बात करें, चाहे इटली की बात करें, चाहे स्विट्जरलैंड की बात करें, इनको बहुत सारे टुकड़ों में बांट दिया था और बहुत सारे अलग अलग जो रूलर्स हैं इनके ऊपर रूल कर रहे थे। इनके पास कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कोई कॉमन कल्चर नहीं था। अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं को अपने एक तरीके से कम्युनिकेशन के लिए भाषाओं को यूज कर रहे हैं। साथ ही यहाँ का एथेनिक ग्रुप भी कॉमन नहीं है। इवन रूलर्स आर ऑल्सो यूजिंग द डिफरेंट डिलेक्ट्स। ऑस्ट्रिया की बात करें, चाहे हंगरी की बात करें, यहाँ पर कौन सा एम्पायर है जिसका नाम है हैब्सबर्ग एम्पायर। ये हैब्सबर्ग एम्पायर क्या कर रहा है, इन एरियाज पर एक तरीके से कंट्रोल रखे हुए हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग बेसिकली हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में आ रहे हैं। और ये हैब्सबर्ग एम्पायर भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग भाषाओं को यूज किया जाता है, जैसे टायरोल्स है, ऑस्ट्रिया है, सुडेटलैंड है, बोहेमिया है। यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है, जो रिच क्लास है, वो जर्मन लैंग्वेज को यूज करती है अपने कम्युनिकेशन के लिए। जबकि अगर मैं वेनेशिया की बात करूं, लोम्बार्डी की बात करूं, तो यहाँ पर जो रूलिंग क्लास है या मैक्सिमम जो कम्युनिटी है जो रहती है, वो इटालियन लैंग्वेज को यूज करती है अपने कम्युनिकेशन के लिए। ऐसे ही और दूसरे टेरिटरीज में एक टेरिटरी आती है हंगरी, यहाँ पे मोग्यार्ड्स और दूसरी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग एरिस्टोक्रेसी क्लास हैं। इसके अलावा गैलिशिया के अंदर जो लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं या जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, वो भाषा यूज करते हैं पॉलिश। ऐसे ही जो किसान है, किसानों का भी सिचुएशन बहुत अलग अलग है। अलग अलग जगह जैसे ट्रांसिल्वेनिया में भी जो किसान हैं वो अलग अलग कम्युनिटी के हैं, जैसे बोहेमियंस हैं, स्लोवैक्स हैं, कैरोट्स हैं और रोमियंस हैं। ठीक है, तो ये जो लोग हैं बेसिकली पीजेंट्स का ग्रुप है अलग अलग। तो ये रह रहे हैं डाइवर्स कंडीशंस। केवल एक चीज इनमें कॉमन है कि इनका जो राजा है उसके लिए इनके कॉमन सेंटिमेंट्स हैं, लॉयल्टी है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और ये जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है उसका मिडिल क्लास के साथ में आपने रिलेशन देख ही लिया। कैसा रहा देखिए, एरिस्टोक्रेट्स कौन है, रिच सेक्शन, प्रिविलेज सेक्शन, जो डोमिनेंट क्लास है, नंबर ऑफ पीपल कम है, इनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा है, टाउन्स में घर बहुत सारे हैं, और इनके बीच में रिलेशन केवल यही है कि जब मैरिज अलाइंसेज होते हैं या फिर जो अपने मैसेजेस कम्युनिकेशन होते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज में होता है और मैरिज अलाइंसेज के थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर जब धीरे धीरे कंडीशंस ऐसी हुई पूरे यूरोप के अंदर कि इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, लोगों को बिजनेसेस मिलने लगे या ट्रेड बढ़ने लगा, तो रिच सेक्शन भी बढ़ने लगा, कॉमन पीपल में से रिच सेक्शन भी बढ़ने लगा। सो दैट उनके बीच में ये आइडियोलॉजीज और ये थिंकिंग आने लग गई। जब उनके बीच में एजुकेशन पहुंची, जब उनको मौका मिलने लगा, तो इनके बीच में एक आइडियोलॉजी ये आई कि क्यों ना हम ये जो इतना सेक्शन हमारे यहाँ डिवाइडेड है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं पैथेटिक सिचुएशन में थे। इनकी कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी, ना खुद को डेवलप कर पा रहे थे, ना अपने नेशन को डेवलप कर पा रहे थे। बस चल रहा है सिचुएशन, वैसे चलता जा रहा था। तो जब इनके पास में एजुकेशन पहुंची, थोड़ा वेल्थ आया, तो इनके दिमाग में थॉट्स में आने लगे कि भैया हमें करना क्या है, हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, हमारा जो नेशन है उसको हमें इन लोगों से फ्री करवाना है। इवन हम जो जिस तरह से कॉमन एक दूसरे के साथ, उसके हिसाब से नेशन होना चाहिए, ठीक है, जिससे एटलीस्ट हम हमारे खुद का और हमारे नेशन का डेवलपमेंट कर सके। सो दैट जो ये क्लास था उसने एजुकेशन के आधार पर, एजुकेशन के बेस पर, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे हैड अ थिंकिंग कि अब जो ये आपने बाय बर्थ प्रिविलेजेस दे रखे हैं एरिस्टोक्रेसी क्लास को, उसको अबॉलिश कर दो एंड वी ऑल आर इक्वल। उसके हिसाब से अब हम वर्क करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मिडिल क्लास के बारे में देखा और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स कैसे इमर्ज होने लगे हैं उसके बारे में डिस्कस किया।
नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप इन तीनों लेक्चर्स को रिवाइज करें, कोई इश्यूज हैं तो पूछें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।